Hello everyone, my name is Dakshish. Today I am going to teach you Standard 8 Mathematics, Unit number 30, Direct and Inverse Proportion. So, what is direct proportion and what is inverse proportion? I will explain you by giving one example. कि सपोज आप मार्केट में जाते हो और 10 रुपए वाली कैंडी लेते हो। कितनी कैंडी लेते हो मैं आपको बताता हूँ कि 10 रुपए वाली अगर आप एक कैंडी लोगे तो टोटल रेट आपको पे करना पड़ेगा ₹10। रेट है जो कि अभी टेबल रहता है। हम 10 रुपए वाली की कैंडी की बात करेंगे। अगर हम 10 रुपए वाली ऐसी 2 कैंडी लेते हैं तो कितना रुपीस पे करना पड़ेगा? 10 rupees for each candy. Total candies are 2. So I have to pay total 20. अब मैं ऐसी 10 रुपए वाली 5 कैंडीज खरीदता हूं तो आपको पता चल गया कि मुझे कितने रुपए पे करने हैं। सीधी सी बात है, बहुत ही आम और कॉमन बात है कि आपको यहाँ पे 50 रुपीज पे करना है। तो देखो जरा मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूं। नंबर ऑफ कैंडीज, कॉस्ट इन रुपीज। एक कैंडी हो तो कितना रुपए चार्ज लगता है उसका? 10 रुपए वाली है इसलिए रेट फिक्स है, चेंज नहीं किया है। अगर 2 कैंडी परचेज करते हो तो 20, 3 कैंडी परचेज करते हो तो 3 और ऐसे ही 5 कैंडी पे परचेज करते हो तो आपको 50 रुपीज पे करना है। तो अब जरा देखो इस टेबल कि जैसे जैसे आप सपोज ये x है और सपोज ये y है। अगर x की वैल्यू में इंक्रीज करता हूं, बढ़ाता हूं 1 से 2 की, 2 से 3 की, 3 से 5 की, आई हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, मतलब कैंडीज में मैंने बढ़ोतरी की। आई हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैंडीज। तो साथ में उसकी प्राइस में क्या हुआ? प्राइस मतलब y भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। सी पहले 1 was 10, 2 was 20, the value is also increased. अगर मैं किसी एक की वैल्यू बढ़ाता हूं दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती है, या फिर किसी एक की वैल्यू बढ़ाता हूं, देखो यहाँ पे 5 कैंडीज के 50 रुपीज थे, अगर वैल्यू बढ़ा के 2 कर देता हूं तो 2 कैंडीज के 20 रुपीज हुए तो 50 से 20। देखो मैंने कैंडी को घटाया तो प्राइस घट गई, या फिर प्राइस घटाएंगे तो कैंडी घट जाएगी, नंबर ऑफ कैंडी। तो ये डिक्रीमेंट, अगर किसी एक की वैल्यू का हम डिक्रीमेंट करते हैं तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होती है। मतलब कि x और y, ये टेबल फिलहाल आप समझे कि किसी अगर हम रुपीस बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कैंडीज बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ कैंडीज बढ़ाते हैं तो रुपीस बढ़ेंगे। अगर हम नंबर ऑफ कैंडीज कम करते हैं तो पैसे भी कम लगेंगे, अगर हम पैसे कम लगाते हैं तो नंबर ऑफ कैंडीज भी कम हो जाएगी। तो किसी एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी बढ़ती है, या फिर किसी एक की वैल्यू घटाने से दूसरी घटती है। ऐसे जब कोई दो रिलेशन आए तो वो होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। किसमें होते हैं वो? अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे चेक करते हैं कि वो डायरेक्ट है कि नहीं है? तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है।
अब देखो ये 1 है, ये 10 है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो 1/10। दूसरा है 2/20, तीसरा है 3/30 और चौथा है 5/50। जैसा था वैसा उसके नीचे एग्जैक्टली आजू बाजू नहीं जाना है, सेम टू सेम उसके नीचे वाले में ही आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब उसको रिड्यूस फॉर्म में लगाओ या उसकी वैल्यू फाइंड करो। 1/10 ये रिड्यूस फॉर्म में ही है तो 1/10 ही रहता है। मैं डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करता अभी फिलहाल। 2 जो डिविजिबल है 2 10 जा, तो क्या बचा 1/10। 3 30 जा, तो क्या बचा 1/10। 5 10 जा 50, तो क्या बचा 1/10। If I made mistake, 3 10 जा 30, 2 10 जा 20, करेक्ट मैथड। तो यहां पर देखेंगे कि सबका रिड्यूस फॉर्म कैसा आया, इक्वल आया। तो ये उसकी स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि भाई सपोज ये x1 है, ये x2 है, ये y1, माय मिस्टेक, वेरिएबल चेंज था, यहाँ पे y था तो यहाँ पे y1। अगर ये x2 है तो ये होता है y2, अगर ये x3 है तो ये होता है y3, अगर ये x4 है तो ये होता है y। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि x1/y1 is equal to x2/y2 is equal to x3/y3 is equal to x4/y4। तो दैट्स इट। आपके हाथ में एक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला सर? तो अगर कोई दो वैल्यूज आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दी गई हो तो वो x1/y1 is equal to x2/y2 होते हैं। इसके हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि x1 multiplied by y2 is equal to y1 multiplied by x2। लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, y2 को इस तरफ x1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y1 को इस तरफ x2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूला को आप याद रखें। दिस वन x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, बहुत ही आसान है। अब सर इसमें क्या है आगे, तो जरा और डिटेल में समझाता हूं मैं कि अगर ये जो पहली वैल्यू है x1, तो x1 से मैं अगर एक जंप लगाता हूं तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, तो 1 3 जा 3 है। तो उसी तरह 1 को छोड़ के मैं यहाँ पे जंप लगाता हूँ, 10 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। मैंने 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10 3 जा 30, 1 5 जा 5, 10 5 जा 50। अब रिवर्स में जाओ तो डिवीजन होता है, जैसे भी आप जाए वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में रहेंगे, इसलिए उसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब इस्तेमाल होता है, याद रखना, एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी बढ़ती है या एक की वैल्यू कम करने से दूसरी कम हो जाती हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और आपके पास दो टाइप के सम आएंगे, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के और एक इनवर्स प्रोपोर्शन के। तो अगर आप पता कर लेते हो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जो कि बहुत ही आसान है, तो आपको ये फॉर्मूला लगानी है और सम परफॉर्म कर देना है। क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया गया होगा उसको आपको इंटरप्रेट करना है, समझना है। समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या नहीं है। अगर डायरेक्ट है
तो ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट नहीं है तो आएगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन में। उसकी फॉर्मूला में आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा जब वो पार्ट आएगा तब। तो फिलहाल बहुत ही आसान है, दो ही फॉर्मूला है। आपको पजल टाइप क्वेश्चन आएंगे और उसको समझने के बाद आपको फॉर्मूला लगानी है। इन चार वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, आइदर x1 y1 या x2 y2, दोनों चार में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी। आपको बाय द लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो वैल्यू फाइंड करनी है और आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। तो हम शुरुआती एक्सरसाइज से करते हैं। एक्सरसाइज का हम सबसे पहले आसान क्वेश्चन लेंगे। Question number 2. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. In this following table, find the parts of the base that need to be added. तो अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का हो तो हमें एक पार्ट बेस का चाहिए। अब इस एग्जांपल को कुछ इस तरह से पकड़िए कि भाई 1 लीटर अगर हमें लेमनेड बनाना है, 1 लीटर हमें लेमन जूस बनाना है, लेमनेड बनाना है, तो हमें 1 स्पून शुगर चाहिए। 1 लीटर लेमनेड बनाने के लिए 1 स्पून शुगर चाहिए। तो 4 लीटर लेमनेड बनाना हो तो नंबर ऑफ शुगर बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। 7 लीटर बनाना हो तो और बढ़ेगी शुगर, ठीक है ना। तो अब देखो एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आंसर के शुरुआत में लिखेंगे हम कि हियर the ratio of pigment and base is in direct पहली लाइन आपको हर बार मेंशन करनी है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। अब ये जो है वो रेशियो आपको सबसे पहले सपोज करना है कि लेट द रेशियो इज x1 upon x2 सॉरी x1 upon y1 इज इक्वल टू 1 upon 8। हमारा सबसे पहला रेशियो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि क्या सपोज करते हैं कि x1 upon y1 इज इक्वल टू 1 upon 8। अब ये हो गया y2, ये होगा y3, y4, y5। अब यहाँ से 2 तरीके हैं। आप डायरेक्टली सम परफॉर्म कर सकते हो विदाउट सपोजल, लेकिन हम सपोजल के साथ करेंगे ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और हर एक क्वेश्चन को आपको सपोजल के साथ ही करना है। तो क्या सपोज करना है मैं आपको बताता हूं। दिस इज फ्रॉम द डेटा एंड दिस इज फॉर द बिगिनिंग ऑफ द कैलकुलेशन। लेट y2 be parts of base when pigment is 4 parts। हर बार क्वेश्चन में आपको शुरुआत इसी से करनी है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आप आंसर लिखने का तरीका भी आप समझ सकते हो।
कि सबसे पहले आपको बताना है कि जो भी चीज आपको दी है, यहाँ पे पिगमेंट और बेस की बात चल रही थी, तो यहाँ पे मैंने पिगमेंट और बेस दिया, वो कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है वो मेंशन करना है, या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में है वो मेंशन करना है। दूसरी जो पहला है वो रेशियो आपको सपोज करना है कि वो x1/y1 है या फिर x2/y2, जो भी आप पहले आता है वो उसको सपोज कर सकते हैं, जो मिसिंग है उसको भी सपोज कर सकते हैं। अब आंसर के अंदर हम शुरुआत में देखो टेबल बनाया, रफली आपको पता चल गया कि यहाँ पे x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, x5/y5 आता है। टेबल इसी तरह हरता बनेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन में भी इसी टाइप का ही टेबल बनेगा। फिर आंसर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोपोर्शन में है। दूसरा टेबल फॉर्मेशन, और तीसरा फॉर्मूला। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, आप सबको पता है, x1/y1 = x2/y2। ये फॉर्मूला आपको किसके लिए यूज करनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब 1/8 = 4/2, जो कि हमने अभी जो मैंने ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया, तब ये रेशियो जो था वो अगर डायरेक्ट है तो उसके रिड्यूस फॉर्म इक्वल होते हैं। तो therefore हम आगे बढ़ते हैं। 1/8 = 4/y2। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फॉर्मूला हर बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब लिख दो, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डिटेल आंसर कैसे लिखते हैं मैं वो समझाता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि सर मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा हूं। जब रिवाइज करेंगे टॉपिक तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप पूरा सम समझ लो, इसके लिए मुझे डिटेल में लिखना जरूरी है, वरना फॉर्मूला क्यों आए, सबसे पहले फॉर्मूला है, चलो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। x1/y1 = x2/y2। x1 और y1 हमने सपोज किया था 1/8 = x2 है 4/y2। डन। अब सबसे पहले लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे और y2 को सामने की ओर भेजेंगे। यहाँ पे डिवीजन में है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 1 के साथ, और 8 यहाँ पे डिवीजन में है, सामने भेजेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 4 के साथ। अब अगर मुझे y2 को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करूंगा, y2 यहाँ सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, x1 × y2 divided by y1 = x2। अब ये y1 यहाँ पे सामने की ओर जाएगा, जो कि x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिवीजन में है, तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, x1 × y2 = x2 × y1, जो कि हमने हमारी एक फॉर्मूला थी, मैंने आपको ये बताया था। अब अगर y2 फाइंड करना हो तो y2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x1 जो है वो सामने की ओर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने डिवीजन में जाएगा, तो y2 = x2 × y1 divided by x2। तो y2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 1 डिवीजन में जाएगा, 8 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट साइड में लिख सकता हूँ y2 = 4 multiplied by, ये 8 यहाँ पे जाएगा, multiplied by 8 divided by, ऑब्वियसली यहाँ पे पिगमेंट के पार्ट बढ़ते हैं तो बेस के पार्ट बढ़ेंगे ही, तो 8 होगा 32। तो अगर हम 4 पार्ट पिगमेंट लेते हैं
तो बेस के कितने पार्ट हमें लेने पड़ेंगे? 30। चेक कीजिए, 1 4 जा 4, 8 4 जा 32, 1 7 जा 7, 8 7 जा 50। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 12 जा, फिर 8 12 जा, 1 20 जा, तो 8 20। तो सबसे पहला ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, कृपया करके कॉपी कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट जो था हम आएंगे उसमें ये सब फिर से नहीं लिखना, ये तो कॉमन ही है, नए सिरे से, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कि कहां से स्टार्ट करना है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। सेकंड पार्ट, let y3 be parts of base when parts of pigment is 7। ठीक है, so therefore अब शुरुआत में मैंने लिखा था कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहली लाइन लिखी थी, फिर दूसरी बार x1 x2 लिखा था, x1 अपन y1 लिखा था, सॉरी, फिर हम फॉर्मूला लगाए थे। अब वो कुछ नहीं करना है, सपोजल कर दिया। अब यहाँ पे लिखना है 1/8 इज इक्वल टू 7/y3। सी दिस पैर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म इज इक्वल टू दिस पैर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। तो सिंपल। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको स्टार्टिंग में पहला टर्म था इसलिए डिटेल में समझाया था। अब ये शॉर्टकट यहाँ पे आ गया, तो कुछ स्टेप चले जाए। तो y3 इस तरफ वहां पे 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, 8 सामने की और 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। therefore y3 multiplied by 1 is equal to 8 multiplied by 7। 1 सामने डिवीजन में जाएगा, 7 8 जा, y3 is equal to 56 divided by 1, therefore y3 is equal to 56। ये मिल गया आपको। बहुत ही आसान, ना ही तो हमने फॉर्मूला लगाई, ना ही तो हमने मेंशन किया। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में हमने मेंशन ऑलरेडी कर दिया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आंसर के शुरुआत में मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हर बार में बार बार मेंशन नहीं करना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एक बार कर दिया इनफ है। अब हम डायरेक्टली डेटा लिखेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कृपया करके ये इसका सेकंड पार्ट था, कॉपी कर लीजिएगा। y4 की वैल्यू का क्या आती है वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। तो y4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो समझ में आता है वो कीजिएगा, y4 की वैल्यू मेरे लिए फाइंड कीजिएगा। अब इसको कॉपी कर लीजिए। सो y5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले सपोज करेंगे लेट y5 बी द पार्ट ऑफ बेस व्हेन पार्ट ऑफ पिगमेंट इज 20। ठीक है, अब उसी तरह 1/8 is equal to 20/y5, so therefore y5 is equal to 20 multiplied by 8 divided by 1। अब ये भी मैंने डायरेक्टली कर दिया, लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ अपने अपने जगह पे। y5 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 8 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 1 सामने की ओर डिवीजन में। अब 8 2 जा 16, so y5 is equal to 160। y5 is equal to, तब देखेंगे तो बहुत ही आसान है। सीट फॉर सीट आपको क्वेश्चन के हिसाब से अनुमान लगाना है, पता करना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है। अगर प्रोपोर्शन पता चल गया तो आपको डेटा लिखना है, डेटा के बाद सपोजल, फॉर्मूला और आंसर।
कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दैट्स इट। लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है, उसका आपको ख्याल रखना है। इसको कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 which says that in question number 2 above we have just seen that part of pigment and parts of base. If one part of a red pigment requires 75 ml of the base, मतलब एक पार्ट पिगमेंट हो तो बेस कितना चाहिए 75 ml। तो ये हमारा जो लिखा है, यहाँ पे मैं ml लिख देता हूं ताकि कोई आपत्ति ना हो। The question is how much red pigment should we mix with 1800 ml of base, मतलब 1800 ml अगर हमारे पास बेस है तो पिगमेंट कितना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे बेस बढ़ता है तो ऑब्वियसली पिगमेंट भी बढ़ेगा। If the value of base increases, the value of pigment also increases, वो कम नहीं होगा। तो वो कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो शुरुआत करते हैं, लेट X B red pigment mixed with 1800 ml of base। तो ये दोनों कौन से प्रोपोर्शन में है हमें ये मेंशन करना है। They are in direct proportion। Therefore, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम लिख सकते हैं कि 1/75 is equal to X/18 है। That is very clear। अब लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। Therefore, 1800 divided by 75 is equal to X। ये आप डिडक्शन यहाँ पे कर सकते हो। तो 1800 9 2s 1800 divided by 25 3s। मैंने सिंपल यहाँ पे उसके फैक्टर्स लगाए हैं, पूरे प्राइम फैक्टर नहीं लगाया है डिडक्शन के लिए। तो 25 4s 100 होता है and 3 3s 9। So here we have the answer 3 2s 6, 6 4s 24। So therefore X is equal to 24। We can directly cut with the 20। So last answer we will include that 24 parts of red pigment should be mixed with 1800 ml of base। So that was clear कि पहले क्वेश्चन के अंदर ही जिस तरह से पार्ट्स और बेस पिगमेंट के और बेस के पार्ट्स दिए गए थे वहां पे डेटा कुछ और था, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट के साथ 75 ml है तो 1800 ml के साथ कितना पिगमेंट हम यूज करेंगे। तो सिंपल सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है X1/X2 is equal to X2/, X1/Y1 is equal to X2/Y2। वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे शो भी नहीं करनी है और सीधे ही आपको तीन चीज मेंशन करनी है। फर्स्ट प्रपोजल, सेकंड डेटा, थर्ड
डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये शो करना बहुत ही आवश्यक है। और सीधे आपको फिर सेट कर देना है जिस तरह से आपको मैंने सिखाया था, और एक जो वेरिएबल है मतलब जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करनी है। प्लीज कॉपी इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन के बाद सीधा सेकंड क्वेश्चन करवाया था। उसका रीजन था कि हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से हम फॉर्मूला का यूज करते और थोड़ा इस यूनिट से फैमिलियर हो जाते। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लर्न करते हैं। फॉलोइंग आर द डार्क पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू, कितना है उसका चार्जेस? 4 आवर्स ₹60, 8 आवर्स ₹100, 12 आवर्स ₹140 and 24 hours ₹180. What is the question? Check if the parking charges are in direct proportion to their parking time. मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है वही चेक करना है। तो मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको। क्या सपोज ऊपर टाइमिंग लेते हो या फिर ऊपर रुपीज लेते हो और नीचे टाइम लेते हो, तो इस तरह से आएगा कि भाई 60 रुपीज में 4 आवर्स, 100 रुपीज में 8 आवर्स, 140 रुपीज में 12 आवर्स, 180 रुपीज में 24 आवर्स। अगर ये मैंने टेबल बनाया है, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो क्या होता कि भाई जो इसका रेडियस फॉर्म निकालेंगे, इसका जो रेशियो लेंगे वो इनके बराबर होगा। रेडियस फॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू रेडियस फॉर्म ऑफ दिस। इसका अगर रेडियस फॉर्म फाइंड करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। मतलब रेशियो चेक करना है कि रेशियो अगर इक्वल हो तो फिर हम यहां पे कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। Let C1, C2, C3 and C4 are charges per hour. आवर्स लिख देते हैं, आवर्स लिख देते हैं। C1 इज इक्वल पर आवर, मतलब आवर डिनोमिनेटर में जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका रेडियस फॉर्म निकालना है। यू नो दैट 2 2 4, तो ये जो आंसर आएगा वो सीधा जाएगा रेडियस फॉर्म में निकालेंगे तो 15 4 60, 15। therefore C2 इज इक्वल, C2 देखिए जरा कितना है कि भाई 100 डिवाइडेड बाय 8। 100 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 8 मतलब 2 2 4 2 8, 1 2 कैंसल, 5 5 25 डिवाइडेड बाय 2। मैं रेडियस फॉर्म में लगाता हूं। देखो यहाँ पे 15 आता है, यहाँ पे उसका आंसर आता है 25 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले देखेंगे ये दोनों चार्जेस इक्वल नहीं होते, मतलब x1 डिवाइडेड बाय y1 इज नॉट इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय y2। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है नहीं, सीधा। लेकिन फिर भी हम C3 चेक कर लेते हैं, शायद C3 में कोई चेंजेस आए ना, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई here
C1 is not equal to C2. C1 is not equal to C2. Therefore, the passing charges are not in direct proportion. सर C3 और C4 फाइंड करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम आगे C3 फाइंड करते। कैसे? 140 डिवाइडेड बाय 12। अगर ये दोनों इक्वल होते तो, लेकिन ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हमें तीसरा फाइंड करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चार्ज C1, C2, C3 और C4 हमने चार्जेस सपोज किए पर आवर्स, मतलब रुपीस पर आवर्स। C1 is equal to 60 divided by 4 रिड्यूस फॉर्म में लगाया हमने 15। C2 is equal to 100 divided by 8 जो कि यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में लगाया है। 100 मतलब 2, 2 जा 4, 4 5 जा 20 and 25 जा 100, नीचे 8 का रिड्यूस फॉर्म लगाया है तो आंसर आता है 25 divided by 2। आप देखिए ये दोनों सिमिलर इक्वल नहीं है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते तो ये दोनों इक्वल होते, तो फिलहाल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, लिख देना है। दैट्स इट, प्लीज कॉपी इट। Question number 4 says that a machine in a soda factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? So let it fill X bottles in 5 सपोज कर दिया है कि भाई हम ये जो मशीन है 5 आवर्स के अंदर एग्जैक्टली X बॉटल्स फिल करता। अब हम टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ bottles, time। चलो 840 bottles in 6 hours, 6 hours 840 bottles, so 5 hours F। Since the data is in the direct proportion, how? तो आप देखें जरा कि यहाँ पे 6 आवर्स है, हम आवर्स कम करेंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ बॉटल्स है वो कम की होगी। तो if I decrease from 6 to 5, 840 also decrease somewhere less than 840। तो एक की वैल्यू कम करने से दूसरी वैल्यू कम हुई, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो हमें समझना है। Therefore, they are in direct proportion. Therefore, then these two, number of bottles and time, both are in the direct proportion. So therefore, I can write 840 divided by 6 is equal to, x divided by 5। अब एक छोटी सी क्लू है, ये पूरी एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है तो यहाँ पे हर बार डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको नहीं बोला जाएगा कि ये एक्सरसाइज 13.1 का है या फिर 13.2 का है। आपको एग्जाम के अंदर
ये भी नहीं बताया जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो वो आपको क्वेश्चन के ऊपर से समझना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, दैट फॉर 840 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, सिंपल सी बात है, मैं 6 के 2 पार्ट लगा देता हूं, 6 की जगह पे लिखता हूं 2 3 6। अब 840 जो है वो 2 से डिविजिबल है, कैसे? 2 4 8, 2 4 0। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो 420 420 वो 3 से डिविजिबल है। मैं यहां पर आपको 320 डिवाइडेड बाय 420 डिवाइडेड बाय 3 परफॉर्म करके दिखाता हूं। 3 1 3, कैरी 1, 4 3 12 and 0. So 3 is divisible by 100. अगर आपको डायरेक्ट डिवीजन नहीं करना है तो आप इस तरह से डिवीजन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी 840 डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हो परफॉर्म, कि 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 7 8 24, 4 जा 24, 0 कट। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, या फिर इस तरह से इसको सिंपल मैनर में कन्वर्ट करके, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके भी डिवीजन कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इजी लगता है। Therefore, x is equal to x, now मैंने फ्लिप कर दिया, 114 multiplied by 5, 5 0 0, 5 4 20, 5 5 6 7। So x is equal to 700. See, now it is reduced. तो बहुत ही आसान सवाल था ये। ठीक है, आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लें कि सबसे पहले हमने सपोज किया, क्या सपोज किया, जो क्वेश्चन था वही सपोज किया, x will be the number of bottles which is going to be filled in the 5 hours. Then ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए x1 अपन y1 is equal to x2 अपन y2, तो 840 डिवाइडेड बाय 6 is equal to x डिवाइडेड बाय 5, x को सब्जेक्ट बनाया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो हो पा रहा था वो हमने किया, और आंसर आपके हाथ में है। प्लीज कृपया इसे कॉपी कर लें। A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeters, as shown in the diagram. Diagram textbook के अंदर है, and it is look like bacteria, obviously. What is the actual length of bacteria? First question. Second one, if the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? That is the second question. First question क्या है कि भाई बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। अभी फोटोग्राफ को कितने, ये जो बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है वो कितनी टाइम्स एनलार्ज किया है? 50,000 टाइम्स। उसको 1 टाइम ही एनलार्ज करना है, 0 टाइम नहीं करना है, 1 टाइम। 2 टाइम्स मतलब डबल होता है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना होता है। तो यहाँ पे 50,000 गुना उस फोटोग्राफ को जूम इन किया है, एनलार्ज किया है, बड़ा किया है। लेकिन एक्चुअल साइज फाइंड करनी हो तो 1x, मतलब कि एक ही टाइम 1 टाइम ही करना है उसको, तो वो हमें एक्चुअल लेंथ उसकी मिलेगी। तो सबसे पहले हम आंसर की शुरुआत करते हैं। 2 हिस्सों में आंसर है, तो हम 2 हिस्सों में सेपरेट करेंगे। आंसर बिगिंस, लेट x be the
एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहां पे ऊपर एक्चुअल मतलब लेंथ ऑफ बैक्टीरिया और यहां पे एनलार्ज, कितना टाइम्स हुआ है वो। ठीक है, तो जब हम 50,000 टाइम्स उसको एनलार्ज करते थे तब उसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। अब हमें जैसे कि बताया कि एक्चुअल साइज फाइंड करनी है तो उसको 1 टाइम एनलार्ज करना है, तो होगा वो x सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अगर हम जो एनलार्ज टाइम्स कम करेंगे तो उसकी लेंथ भी कम होगी, मतलब उसकी साइज जो है वो छोटी होती जाएगी। जितना जूम करेंगे उतनी उसकी साइज बड़ी दिखेगी। मैग्नीफाइंग लेंस से आप देखते हो तो वो मतलब कोई लेकर आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हो तो बड़ा दिखता है, एनलार्ज हटा देते हो वापस छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे एनलार्ज टाइम्स कम किया है तो उसकी लेंथ भी कम होगी, मतलब देयर इज व्हाट the length of the bacteria and that photograph and the enlarged times in direct मतलब x1 upon y1 is equal to x2 upon y2, therefore 5 divided by 50,000 is equal to x divided by 1। 1 सामने की ओर जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 5 1 जा 5 ही होता है, मतलब कोई चेंज होगा नहीं। या फिर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आंसर मिलता है नंबर itself। So 5 1 जा 5 0 0 0 0 is equal to 1 upon therefore 1 upon 10,000 is equal to x, therefore x is equal to, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, 10 raised to power -4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप प्रीवियस सेशन देखेंगे क्लास 7 के अंदर, ठीक है, तो आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता है, ठीक है, तो मैं उसके लिए अलग से सेशन लूंगा, आपको मुझे उसके लिए नोटिफाई कराना पड़ेगा, मतलब कि बताना पड़ेगा। यू हैव टू नोटिफाई मी फॉर द रिवीजन ऑफ द कन्वर्टिंग द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहां पे therefore एक्चुअल length of bacteria is 10 raised to power -4 centimeter. This is end of the first part of the question number 5. सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट क्या है आपका होमवर्क। क्या करना है तो आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, पहले आप ये जो क्वेश्चन है यहां तक का पहला क्वेश्चन वो कॉपी कर लीजिए प्लीज। अब आंसर
आंसर की शुरुआत, सेकंड पार्ट के आंसर की शुरुआत कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूं। लेट एक्स बी द एक्चुअल नहीं आएगा, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया when enlarged 20,000 times। तो यहां पे अब क्या आएगा 20,000 दिया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 1 की जगह क्या आएगा 20,000। अब यहां पे क्या आएगा 20,000, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 10,000 नीचे, ऊपर 20,000 है तो आंसर आएगा 2। तो क्या आंसर आता है, द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स इज 2 सेंटीमीटर। ये रफर करेगा, आप इसे कभी मत करना, ये आपका होमवर्क है। Question number 6 says that in a model of a ship, मतलब कि वे सपोज कि चलो ये एक शिप का मॉडल है, the mast is 9 centimeter height while the mast of actual ship is 12 meter height। तो उसकी हाइट शिप की जो है वो 9 सेंटीमीटर है, ऐसा आप समझ लो। तो एक्चुअल शिप का जो मस्त है उसकी हाइट 12 मीटर दी गई है। मतलब एक आपको शिप का मॉडल है और उसी मॉडल के हिसाब से ओरिजिनल शिप बनाया है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार कोई स्कूल की बिल्डिंग पहले उसकी मॉडल बनता है, या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है उससे पहले उसका एक मॉडल बनता है, जस्ट लाइक अ टॉय, खिलौनों की जैसा उसका एक मॉडल बनता है। फिलहाल अभी फोटोग्राफ में होता है, पहले कई जगह पे अभी भी वो एक एक्चुअल मॉडल बनाते हैं, कोई ब्रिज हो उसका एक्चुअल मॉडल बनाते हैं और उसके हिसाब से, मॉडल के हिसाब से आगे काम होता है। तो यहाँ पे एक शिप का मॉडल बनाया गया और उस मॉडल के हिसाब से ओरिजिनल एक्चुअल शिप बनाया गया है। तो जो मॉडल का मस्त उसकी हाइट थी वो 9 सेंटीमीटर थी, और हालांकि एक्चुअल शिप के मस्त की हाइट 12 मीटर थी। तो ऑब्वियसली अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया मॉडल और एक्चुअल शिप, क्योंकि जहां पे हम देखेंगे कि मॉडल जो होता है उसके सेम टू सेम एक्चुअल शिप बनता है। सो नाउ इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ कितनी है, एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर, तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी वो हमें पूछा गया है। तो सपोज करते हैं आंसर की शुरुआत में लेट x be the length of model sorry अब टेबल बनाएंगे हम, वही कार्यवाही किसको सपोज किया है, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप। तो यहां पे मॉडल शिप, इसका मेजरमेंट यहां पे लिखेंगे, यहां पे एक्चुअल शिप उसका मेजरमेंट लिखेंगे। अब बारी आती है यहां पे हाइट, मस्ट की बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी हाइट लिख रहा हूं क्योंकि सबसे पहले हाइट दी गई थी, हाइट ऑफ द मस्ट। तो हाइट ऑफ द मस्ट है मॉडल शिप की है 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल शिप की है 12 मीटर। ठीक है, अब लेंथ
लेंथ मॉडल शिप की हमने सपोज की x, एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी दी गई है 28 मीटर, x जो है वो सेंटीमीटर में आएगा। दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब मैंने आपको समझाया कि ये क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। Therefore, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2। फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे डेटा 9 divided by 12 is equal to x divided by 28। Make the subject as 2x, so 9 multiplied by 28 divided by 12। Okay, so यहां पे हम शुरुआत करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। मैं यहां पे सेपरेटली कर रहा हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 28, सो एक जो है 2 से डिविजिबल है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 12 है 4 3 है 3 3 are 9, 2 2 are 4, 2 7 are 14, 7 3 are 21, sorry 21, I say 21। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे उसका आंसर क्या आने वाला है 21। So therefore x is equal to 21। सर मुझे सिंप्लीफिकेशन शो कीजिए, तो 3 3 are 9, 3 4 are 12, 4 7 are 28, 7 3 are 21। Therefore हमारा आंसर 21 centimeter, which is the length of model ship। Therefore the length of model ship is 21 centimeter। तो हर बार एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फॉलो करनी है कि सबसे पहले मैं सपोजल, टेबल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डेटा बाय ट्रांसपोर्टेशन, आंसर एंड लास्ट लाइन आंसर। ठीक है, तो बहुत कुछ सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक ही सिमिलरिटी है आपके पास, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये प्रोपोर्शन कौन सा दिया गया है। प्रोपोर्शन जो दिया गया है उसके हिसाब से उसकी क्या लगानी है आपको फॉर्मूला। काइंडली कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 raised to power 6 क्रिस्टल्स। मतलब शुगर के 9 into 10 raised to power 6 क्रिस्टल्स 2 किलोग्राम शुगर के अंदर है। अगर हम शुगर को 5 किलोग्राम कर दे, मतलब शुगर बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल बढ़ेगा ऑब्वियसली, अगर शुगर कम करेंगे तो क्रिस्टल कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये 5 किलोग्राम शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है उसी के अंदर कि 1.5 किलोग्राम 1.2 किलोग्राम शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल होंगे। सो आंसर की हम शुरुआत करते हैं सपोजल से। लेट x1 and x2 be number of crystals in 5 kg and 1.2 kg of sugar respectively।
x1 5 किलोग्राम के लिए और x2 1.2 किलोग्राम के लिए। क्यों मैंने एक ही टेबल के अंदर ये पूरा क्वेश्चन इंक्लूड कर देता हूं, वरना क्या होता कि आपको x सपोज करना है 5 किलोग्राम ऑफ शुगर के लिए क्रिस्टल, फिर वो सब पूरा करना है, फिर दोबारा सपोज करेंगे x 1.2 किलोग्राम के लिए, दूसरा टेबल बनता है। हम वैसी कार्यवाही यहाँ पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे एक ही टेबल के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। यहां पे शुगर इन किलोग्राम, तो सबसे पहले 2 किलोग्राम शुगर के अंदर कितना क्रिस्टल्स अवेलेबल है? 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स अवेलेबल है। तो 5 किलोग्राम के अंदर कितना होगा? x1, और 1.2 किलोग्राम के अंदर x2। ये हमने सपोज किया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सारे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ही है, तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से प्रोपोर्शन का है, डायरेक्ट की इनवर्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे therefore 9 × 10⁻6 divided by 2 is equal to x1 divided by 5। अब therefore 9 × 5 × 10⁻6, ये 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाता है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। 9 5 का 45, 45 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो 22.5 मिलेगा, is equal, therefore x is equal to 22.5 × 10⁻6। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड नोटेशन के लिए ये जो डेसिमल प्लेस है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, तो इस वजह से हमें डेसिमल डिजिट जो है लेफ्ट हैंड साइड 1 टाइम शिफ्ट करना है, तो हम उसको 1 टाइम शिफ्ट करेंगे। 2.25 × 10⁻, अब इसको डेसिमल डिजिट को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है, तो एक पावर इंक्रीज करेंगे 10⁻7। तो यहाँ पे जो आपका पहले पार्ट का आंसर आया है कि therefore there are 2.25 × 10⁻7 crystals in 5 kilogram of sugar। यहां पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है? सेल टू सेल प्रोसेस, कोई जल्दबाजी नहीं। फॉर 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर क्या करेंगे हम? तो 9 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2। ये जो है पहले हमने इसका फ्रैक्शन इसके साथ कंपेयर किया, अब इसी का फ्रैक्शन इसी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि सभी रिड्यूस फॉर्म में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 1.2। So 9 × 1.2
multiplied by 10 raised to power 6 divided by 2 is equal to x2. Therefore x2 is equal to 2 से डिविजिबल है 0.6 कट करेंगे तो 1.2 आता है. 9 6 54. So the answer is 5.4 into 10 raised to power 6. नंबर ऑफ सिस्टम मिल गए हमें. तो आपको लास्ट लाइन आंसर लिखना है. क्या लिखना है? लास्ट लाइन आंसर देयर आर 5.4 into 10 raised to power 6 crystals in 1.2 kilogram of sugar. तो बहुत ही आसान, सिर्फ और सिर्फ आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. आप चाहे तो यहाँ पे x सपोज कर सकते हो पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा टेबल यहीं पे x सपोज करके दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो. हमें कोई आपत्ति है नहीं. आप अगर एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 ऐसे सब क्वेश्चन पूछे गए हो तो सभी को आप एक ही टेबल में ऐसा सपोज कर सकते हो, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आंसर की शुरुआत आप कैसे करते हो. सो प्रिपेयर करके इसको कॉपी कर लीजिए. नंबर 8. Rashmi has a road bag with scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. मतलब कि मैप के अंदर अगर 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट होता है तो एक्चुअली हम कितना ट्रायल किया है? एक्चुअल में 18 किलोमीटर. तो she drives on a road for 72 kilometer. 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर. तो अगर हम यहां पे देखो 72 किलोमीटर कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? 72 किलोमीटर एक्चुअल में. तो डिस्टेंस कवर्ड इन मैप बढ़ेगा. एक्चुअल किलोमीटर बढ़ता है तो मैप के अंदर भी डिस्टेंस बढ़ेगा. एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू बढ़ी, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. सो देयरफॉर लेट x be the distance covered in map. आप यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर. मैंने लिखा है एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब रोड पे हुआ ऑब्वियसली. तो डिस्टेंस कवर इन मैप 1 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस कवर करते हो तो एक्चुअल में कितना होता है? 18 किलोमीटर. तो अगर आप x और यहाँ पे आएगा 72 किलोमीटर. टेबल बनाना बहुत ही आसान. ये दोनों के दोनों जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया. Therefore they are who the distance on road and the distance covered in the map in direct proportion. Therefore x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. That is the formula for the direct proportion. I am not going to use that formula, or I am not going to write that formula, sorry. So therefore 1 divided by 18 is equal to x divided by 72. So
Therefore x is equal to 72 सामने न्यूमरेटर में जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 18 18 4 जा 72 therefore x is equal to 4 the unit will be centimeter therefore distance covered on map is 4 centimeters. So this is one of the simplest question over here, and what they want, the distance covered in the map 1 centimeter. So the actual distance covered on the road is 18 kilometer that is given, and they had asked if the 72 kilometer is driven on the road, then what will be the distance covered on the map. So there is a direct proportion, and x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 by putting the values of x1 y1 x2 y2, and instead of x2 I am suppose the x over here, and x is equal to 4 centimeter. You grab the answer by simply transporting and dividing. Please copy it. Question number 9. A 5 meter and 60 centimeter high vertical pole casts a shadow of 3 meter and 20 centimeter long. Find this at the same time the length of the shadow by another pole of 10 meter and 50 centimeter height. तो देखो, अब जैसे यहाँ पे एक ही समय पे अगर मैं पोल की हाइट बढ़ाता हूं, एक ये पोल है और एक ये पोल है, सन एक ही जगह पे है, तो जो यहाँ पे उनकी परछाई बनेगी शैडो, तो जिस पोल की लेंथ ज्यादा होगी उसकी परछाई लंबी होगी, जिस पोल की लेंथ कम होगी उसकी परछाई छोटी होगी। तो पोल की हाइट बढ़ाने से शैडो की लेंथ बढ़ती है, पोल की हाइट बढ़ाने से शैडो की लेंथ बढ़ती है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो मीटर और सेंटीमीटर है दोनों को मिला के हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5.6 60 लिखे या 6 लिखे, देखो 5.60 इज इक्वल टू 5.6, सो 5.6 मीटर। उसी तरह दूसरा है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.2 मीटर। और उसी तरह यहाँ पे तीसरा है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, सो 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.5 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द शैडो। लेट y be the length of shadow। तो टेबल बनाते हैं। height of pole, length of shadow। पहली हाइट कितनी थी? 5.6 मीटर। सब कुछ मीटर में है तो 5.6 से लिखता हूं यहाँ पे मैं, तो उसकी शैडो कितनी बनी थी? 3.2। अब अगर हमारे पास पोल की हाइट है 10.5 मीटर, तो शैडो कितना बनेगा? y। They both are
in direct proportion। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय y2। देयरफॉर 5.6 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय y। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर एक जगह पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 5.6, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय y। क्यों किया मैंने ये सब, तो डेसिमल प्लेस को रिमूव करने के लिए मैंने ये कार्यवाही की है। तो अब यहाँ पे देन 10 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मतलब 56 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मतलब 32 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10.5 यानी कि 105 डिवाइडेड बाय 10y। सॉरी 10। अब y को यहाँ पे न्यूमरेटर में ले जाएंगे 56 के साथ और 56 को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे 10 के साथ और 32 को वहां पे सामने भेज देंगे 105 के साथ। सबसे पहले मैं ये सब y को सब्जेक्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ। सो लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन y इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाय 32। ये 32 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 56 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा। so 10 मल्टीप्लाई बाय 50। अब देखो इसको सिंपल बहुत ही आसान तरीके से मैं डिवीजन करता हूँ कि आपको बहुत दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले 105 का हम रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे। शुरुआत करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म निकालता हूँ। 105 का रिड्यूस फॉर्म 3 से 3 3 9, 5 3 15, 5 5 7 7 1 डन। 32 का रिड्यूस फॉर्म 32, वो तो बहुत ही आसान है। 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2। क्या बचा आप यहाँ पे लास्ट में 56 का रिड्यूस फॉर्म निकाले। 56 2 से डायरेक्टली 2 2 4, 8 2 16, 14 7 1। तो 10 का आपको पता ही है 5 प्लस 10 होता है। Therefore y is equal to 3 multiplied by 5 multiplied by 7, 32 is equal to 5 and 2, 1 2 3 4 5 divided by 10 की जगह पे लिखेंगे 5 2 10, 56 की जगह पे लिखेंगे 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7। तो 5 5 कैंसल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 times 2 cancel, 7 7 cancel। So therefore y is equal to 3 2 6 meter। So therefore what we had asked first question, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है to find the length of the shadow, 10 नहीं। Therefore length of shadow is 6 meter। तो जिस तरह से पहला क्वेश्चन है उसी तरह यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी है जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द शेडो, सेकंड में लेंथ ऑफ द शेडो 5 मीटर दिया गया है तो उसकी पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो वो आप क्वेश्चन देखेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें ऐसा कोई यूनिट कन्वर्जन है नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको आंसर के अंदर यूनिट कन्वर्जन किया, उसके बाद मैंने जो पहला क्वेश्चन है कि भाई आपको क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द शेडो फाइंड करना है जब पोल की हाइट हो 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर।
तो सबको मैंने एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एक टेबल बनाया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप सभी को बताया, फिर लिखना है कि वो कौन से प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और फिर मैंने x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2 परफॉर्म किया, फिर सबको 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि एक डेसिमल डिजिट है मैं रिमूव कर पाऊँ, और सबको मैंने रोज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से y1 सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद सबका रिड्यूस फॉर्म निकाला 105, 32 और 56, 10 का निकालने की जरूरत नहीं है, 5 टू द 10 होता है। फिर जो कट पेस्ट होता था वो डिजिट मैंने कट पेस्ट किए, जो बाकी बचा वो आंसर 3 टू द 6 और लास्ट टाइम आंसर। तो यहाँ पे जो मैंने सब परफॉर्म किया है वो उसका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, तो कृपया करके इसको कॉपी कर लें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो होमवर्क में दे रहा हूं, कृपया करके उसको अच्छे से नोट डाउन करना। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे अप्रोच कीजिएगा, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। काइंडली कॉपी दिस। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। ये एक्सरसाइज 13.1 यहाँ पे खत्म होती है और नया सेशन जो होगा वो होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके लिए एक फॉर्मूला है, इनवर्स प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर उसकी फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज 13.2 द लास्ट एक्सरसाइज एंड हैंड वी कैन कंप्लीट द यूनिट। टिल दैट स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली, wash your hands as many times as you can, wear the mask when you go out of outside your home, especially when playing or purchasing some stuff. Till then, thank you very much. Namaskar.